नमस्ते एवरीवन। मैं प्रोफेसर अजीत जायसवाल, डायरेक्टर फैकल्टी फेयर, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज द थ्री लैंग्वेज फार्मूला विच इज कॉल्ड एज त्रिभाषा सूत्र, और मैं इसको बेटर कह सकता हूं द थ्री लैंग्वेज फार्मूला मल्टीलिंगुअलिज्म एज द इंजन फॉर द विकसित भारत 2047, या ये कह सकते हैं विकसित भारत 2047 के इंजन के रूप में बहुभाषावाद। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो त्रिभाषा जो फार्मूला है या थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया इज नॉट जस्ट ए नेशन, इट इज ए लिंग्विस्टिक कॉन्टिनेंट। According to the linguistic survey, India is the home to over 121 major languages and thousands of dialects. To unite this immense diversity into a cohesive administrative and educational framework, the three-language formula was first proposed by Central Advisory Board on Education (CABE) in 1956 and later formalized by the National Education Policy in 1968. इसको संक्षिप्त में ये कह सकते हैं, भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक भाषाई उपमहाद्वीप है। भाषाई सर्वेक्षणों के अनुसार भारत 121 से अधिक मुख्य भाषाओं और हजारों बोलियों का घर है। यह असीम विविधता को एक सूत्र में पिरोने के लिए 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा त्रिभाषा सूत्र का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। The fundamental structure of the formula was designed to ensure balanced linguistic development across state. मतलब इसका कि इस सूत्र की मूल संरचना को इस प्रकार तैयार किया गया था, जैसे कि द फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा, द मदर टंग आर द रीजनल लैंग्वेज मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। द सेकेंड लैंग्वेज मीन्स in Indian speaking state it would be English or any other modern Indian languages. In non-Hindi speaking state it would be Hindi or English. द्वितीय भाषा जैसे हम कह सकते हैं हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भाषा होगी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। थर्ड लैंग्वेज इन इंडियन स्पीकिंग स्टेट्स और इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट it would be better or it would be English or modern Indian languages not studied as the second language, and in non-Hindi speaking state it would be English or a modern Indian languages not studied as the second language. या ये कह सकते हैं तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या कोई ऐसी आधुनिक भाषा होगी जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ा गया हो। गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या कोई ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा होगी जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ा गया हो। Another importance of the importance of the formula for a country like India, या कह सकते हैं भारत जैसे देश के लिए इसका महत्व। Why does a country like India desperately need this formula? भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए यह सूत्र अत्यंत आवश्यक क्यों है? इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, नेशनल इंटीग्रिटी, सेकेंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड, कल्चरल प्रिजर्वेशन, फोर्थ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि नेशनल इंटीग्रिटी, इंडिया एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द लिंग्विस्टिकली डाइवर्स नॉर्थ एंड साउथ एंड द ईस्ट एंड द वेस्ट, फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ शेयर्ड नेशनल इंटीग्रिटी। जैसे यह भाषाई रूप में भिन्न उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, जिससे एक भारत की भावना दृढ़ होती है। उसी तरह जैसे मैंने कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉडर्न न्यूरोसाइंस कंफर्म दैट मल्टीलिंगुअलिज्म एनहांस कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड वर्किंग मेमोरी इन चिल्ड्रन। मीन्स हियर टू से दैट आधुनिक तंत्रिका विज्ञान, जिसको न्यूरोसाइंस कहते हैं, यह सिद्ध करता है कि बहुभाषी बच्चे मानसिक रूप से अधिक लचीले,
समस्या सुलझाने में कुशल और कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। इसी तरह मैंने कहा कल्चरल प्रिजर्वेशन मीन्स बाय कीपिंग रीजनल लैंग्वेज एट द फोरफ्रंट द फॉर्मूला इंश्योर दैट लोकल हेरिटेज, oral history and literature are swallowed by globalization means here to say that इसका मतलब ये है क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देकर यह सूत्र सुनिश्चित करता है कि हमारी स्थानीय विरासत, लोक कथाएं और साहित्य वैश्वीकरण की भेंट न चढ़ जाए। इसी तरह मैंने जब बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, तो simultaneously by incorporating English or other global languages, it ensure Indian youth remain globally employable। इसके साथ ही अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं को शामिल करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारत का युवा वैश्विक पटल पर रोजगार के अवसरों से वंचित न रहे। बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, या कह सकते हैं कार्यान्वयन से जुड़ी समस्या और चुनौतियों को अगर देखा जाए, डिस्पाइट इट्स ब्रिलियंट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन द फॉर्मूला हैज फेस्ड सेवरल इम्प्लीमेंटेशंस बॉटलनेक फॉर ओवर 5 डिकेड। मतलब पिछले 5 दशकों से में इस सूत्र को जमीनी स्तर पर उतारने के कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे नॉर्थ साउथ एसिमेट्री, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर स्कैरिसिटी, द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश और बहुत सारी बातें। अगर इसको हम ध्यान से देखें, जैसे कि मैंने कहा नॉर्थ साउथ एसिमेट्री, मेनी नॉर्दर्न स्टेट्स ऑप्टेड फॉर संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एज देयर थर्ड लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ साउथ इंडियन द्रविडियन लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु और कन्नड़, डिफीटिंग द कोर पर्पस ऑफ रेसिप्रोकल कल्चरल एक्सचेंज। जैसे कि कई उत्तर भारतीय राज्यों ने तीसरी भाषा के रूप में किसी दक्षिण भारतीय द्रविड़ भाषा जैसे तमिल, तेलुगु या कन्नड़ को चुनने के बजाय संस्कृत, उर्दू या पंजाबी को चुना। इससे पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान का मूल उद्देश्य प्रभावित हुआ। इसी तरह पावर रेजिस्टेंस और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के देखो जाए, in several non-Hindi speaking states, particularly Tamil Nadu, the formula was perceived as an attempt to impose Hindi, leading to a strict adherence to a two language policy, that is Tamil and English। इसको हम एक तरह से राजनीतिक विरोध के रूप में कई लोगों ने देखा है कि कई गैर हिंदी भाषी राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में इसे हिंदी थोपने के प्रयास के रूप में देखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां दृढ़ता से द्विभाषा नीति का पालन किया गया, जैसे तमिल और इंग्लिश। इसी तरह कई लोगों ने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर स्कैरिसिटी से भी जोड़ा गया है। मींस देयर इज अ सीवियर डेफिसिट ऑफ ट्रेन्ड लैंग्वेज टीचर। A school in North India wanted to teach Kannada, or a school in the West wanted to teach Odia. Rarely find qualified educators or updated textbook। इसी तरह से देखते हैं कि देश के प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी काफी भारी कमी है। यदि उत्तर भारत का कोई स्कूल कन्नड़ या पश्चिम का कोई स्कूल उड़िया सिखाना चाहे तो योग्य शिक्षक और उद्धृढ़ पाठ्य पुस्तकों उत्पन्न होना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं बहुत जगह द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश, द कमर्शियल प्रीमियम प्लेस्ड ऑन इंग्लिश has practically reduced the formula to a binary choice in many urban schools, sidelining Indian languages। ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम देखने को मिला है। मीन्स व्यावसायिक लाभ के कारण कई शहरी स्कूलों में यह सूत्र व्यवहारिक रूप से केवल 2 भाषाई इंग्लिश और हिंदी क्षेत्रीय भाषा तक सीमित कर रह गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 द्वारा लाया गया एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा गया है ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, दैट इज इट इज कॉल्ड एज अ पैराडाइम शिफ्ट। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी infuses fresh life into this formula with a highly flexible, scientific and student-centered approach। Flexible, scientific and student-centric approach। ये कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सूत्र को एक लचीला, वैज्ञानिक और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण देकर इसमें नए प्राण फूके हैं।
जैसे कि it is much more flexible, it laid more emphasis on mother tongue, it give more importance to linguistic joy and technology, there is an importance of classical and foreign languages. अगर इसको हम ध्यान से देखें, जैसे कि मैंने कहा greater flexibility, NEP 2020 explicitly state that no language will be imposed on any state. No language will be imposed on any state. Means states and students have the freedom to choose their three languages, provided that at least two of the three languages are native to India. Means NEP 2020 स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। राज्यों और छात्रों को अपनी तीन भाषाएं चुनने की पूरी आजादी है, बशर्ते इन तीन में से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। उसी तरह से अगर देखा जाए emphasis on mother tongue, the policy mandate that wherever possible the medium of instruction until at least grade 5 and preferably until grade 8 and beyond should be the home language, mother tongue or regional language. तो नीति के अनुसार जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक और तरजीह दी जाए तो कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही होनी चाहिए। इसी तरह जब अगर हम लिंग्विस्टिक जॉय और टेक्नोलॉजी को देखा जाए, इट इंट्रोड्यूसेस फन experiential project like the Language of India and leverages AI driven translation tools to bridge the teacher deficit. Means नीति में भारत की भाषाएं जैसी मनोरंजक और व्यवहारिक परियोजनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए क्लासिकल एंड फॉरेन लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी में, क्लासिकल लैंग्वेज लाइक संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उड़िया आर ऑफर्ड एज ऑप्शन, while foreign languages are available at the secondary level to enhance global exposure. Means here to say, इसका मतलब ये है संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उड़िया जैसी समृद्ध शास्त्रीय भाषाओं को भी विकल्पों के रूप में सशस्त्र बनाया गया है, जबकि माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाओं को वैकल्पिक रूप में शामिल किया गया है। अगर हम विजन फॉर विकसित भारत 2047 या विकसित भारत 2047 के विजन के रूप में देखते हैं तो ये कह सकते हैं, एज वी मार्च टुवर्ड द सेंचुरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस विकसित भारत 2047, द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ट्रांसलेशन फ्रॉम एन एजुकेशनल रूल टू ए स्ट्रेटेजिक एसेट्स, जिसको हम कह सकते हैं जब हम अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष यानी विकसित भारत 2047 की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो त्रिभाषा सूत्र केवल एक शैक्षिक नियम न रहकर एक रणनीतिक शक्ति बन जाता है। जैसे लिंग्विस्टिक कैपिटल फॉर नॉलेज इकोनॉमी, मीन्स ए डेवलप्ड इंडिया कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन ए बोरोड लैंग्वेज। ट्रू इनोवेशंस हैपन व्हेन पीपल थिंक and invent in their native tongue backed by global linguistic skill. Means here to say that विकसित भारत केवल उधार ली गई भाषा के भरोसे वैश्विक नेतृत्व नहीं कर सकता। वास्तविक नवाचार, जिसको इनोवेशन तब होता है जब मनुष्य अपनी मातृभाषा में सोचता है और रचता है। उसी तरह डीकोलोनाइजेशन इन माइंड, टू बिकम ए ग्लोबल लीडर, जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं, इंडिया मस्ट टेक प्राइड इन इट्स लिंग्विस्टिक हेरिटेज। NEP 2020's implementation of the formula dismantled the elitist hierarchy that rank English speakers above native language scholars. ये कह सकते हैं विश्व गुरु बनने के लिए भारत को अपनी भाषाई विरासत में गर्व करना होगा। NEP 2020 के तहत यह सूत्र उस एलिट मानसिकता को तोड़ता है जो अंग्रेजी बोलने वालों को देसी भाषा के विद्वानों से श्रेष्ठ मानती है। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। मीन्स बाय ऑफरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव
legal and technical education in regional languages alongside national and international ones. We unlock the potential of rural masses, ensure no citizen is left behind due to a language barrier. जब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशासनिक, कानूनी और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराएंगे तो ग्रामीण प्रतिभाओं के बंद दरवाजे खुलेंगे। भाषा की दीवार के कारण कोई भी नागरिक पीछे नहीं छोड़ेगा। एट लास्ट अंत में ये मैं कहना चाहूंगा कि द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इज द थ्रेड दैट वीव द ब्यूटीफुल फैब्रिक ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। Its successful execution under NEP 2020 will ensure that by 2047 the Indian youth will be deeply rooted in their cultural ethos while soaring high in the global arena. At last ये अंत में ये कहना बहुत जरूरी है, त्रिभाषा सूत्र वो धागा है जो भारत, एक श्रेष्ठ भारत के सुंदर वस्त्र को बुनता है। NEP 2020 के अंतर्गत इसका सफल क्रियान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि 2047 का भारतीय युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ा होगा और वैश्विक गगन में सफलता की नई उड़ान भरेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।